नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हम, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। तारीख आ गई है एक, और वो क्या तारीख है, उस तारीख में क्या होने वाला है, वो बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। जी शिव जी। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिन से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पिछले 2 दिन से आरएसएस प्रमुख गोरखपुर में थे और कल से अब तक लखनऊ में। इस समय मैं भी लखनऊ में हूं, पल पल निगाह बनाए हुए हूं। आज वो एक जगह भाषण देने गए, वक्तव्य देने गए, तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इससे पहले वाराणसी में उन्हें काले झंडे दिखाए गए। यानी उत्तर प्रदेश में उन्हें 2 बार 2 मर्तबा काले झंडे दिखाए गए। आज शाम को लखनऊ के निराला नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात। उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा है, सारे विधायक हैं, सारे विधान परिषद के सदस्य हैं, सारे विपक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के एमएलसी हैं, सब कुछ जमावाड़ा लखनऊ में है। पूरा लखनऊ हौच पौच है। और ऐसे में ये मुलाकात योगी मोदी की कुर्सी की बिसात बिछाती नजर आ रही है। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले कोलकाता में एक भाषण के दौरान जुलाई के महीने में मोहन भागवत ने कहा था कि 75 वर्ष की आयु के बाद पद छोड़ देना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया, बीजेपी के कुछ अंधभक्त मैदान में उतरे, मोहन भागवत से सवाल कर बैठे कि साहिब 8 दिन पहले आप हो गए, आप करते जाओ, वैसे होता जाएगा। मोहन भागवत चुपचाप हो गए, अगला बयान दे दिया, कोई जरूरत नहीं है, अगर हाथ पांव चलते हैं तो आप बने रहें। लेकिन मन में टीस थी, इसी 75 साल के बहाने हमने पूरी भाजपा ठिकाने लगा दी और ये 75 साल का भी तोड़ ले आए। तो अब इस पर योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हालांकि इससे पहले मथुरा में हुई, तब कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। हालांकि मोहन भागवत ने एक और इतिहास रच दिया था कि एक दिन वो, अब तो उसे क्या कहने लगे हैं, सेवा तीर्थ, वो 7 लोक मार्ग घूम आए थे, कर्तव्य मार्ग घूम आए थे, 7 लोक कल्याण मार्ग, लोक कल्याण मार्ग वो घूम आए थे एक दिन। लेकिन इस सब के बावजूद क्या आरएसएस प्रमुख अब कुर्सी बदलने की बिल्कुल रणनीति बनाने पर उतर पड़े हैं? क्या इस बैठक से किसी की विदाई की तारीख तय होगी? इन सब पर हम विस्तृत बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि कल ही मोहन भागवत ने परसों 2 बड़े कल लखनऊ में वक्तव्य दे दिए। एक, प्रत्येक हिंदू को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, और एक, मुसलमान हमारे ही अपने हैं, इनका धर्म परिवर्तन करा लेना चाहिए। और ऐसा वो कई बार कह चुके हैं। हालांकि उनके तीनों लोग, 3-4 मुख्यमंत्री जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनमें हिमंता विश्व शर्मा है, योगी आदित्यनाथ हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, गिरिराज सिंह हैं, निशिकांत दुबे हैं, नाम गिनाता चला जाऊंगा, शाम इसी में हो जाएगी। ऐसे कई नाम हैं जो मुसलमानों के खिलाफ दिन भर जहर उगलते हैं। उनका क्या होगा? वो फिर कैसे वोट बदलेंगे? वो कैसे चुनाव में जाएंगे? खुद आरएसएस क्या लेकर जाएगी? तो संतोष जी, किसकी विदाई की वेला आ रही है? कौन सी घड़ी तय हो रही है? क्या वक्त तय हो रहा है? क्या क्या है इस मुलाकात की वेला में? क्योंकि कुछ ही देर में बस मुलाकात शुरू होने वाली है, या हो चुकी होगी शुरू। शिव जी, मुलाकात अभी शुरू हुई नहीं है, शायद होने वाली होगी, और सारा काम धाम निपटाने के बाद ये मुलाकात होनी थी। 2-3 चीजें मैं दर्शकों के सामने रख लूंगा बड़ी साफ गोई से। आपने बनारस का जिक्र किया, आपने लखनऊ का जिक्र किया। काले झंडे दिखाए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया को, जब डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार थी। और कहां कहां दिखाए गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी। और दूसरा कहां दिखाया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां योगी आदित्यनाथ रहते हैं, बड़े इकबाल दल बल के साथ वहां भी काले झंडे दिखा दिए गए। अब आते हैं भैया भागवत साहब और योगी की मुलाकात। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इससे क्या निकलेगा। अब जरा मैं बता देता हूँ। ये पिछले 1-1.5 साल का वाक्य देखिए। मोहन भागवत वाराणसी के दौरे पर जाते हैं, योगी आदित्यनाथ भागे भागे जाते हैं, कई दिनों तक रहते, मुलाकात नहीं होती। गोरखपुर ये दूसरी बार गए थे पिछले कुछ समय में। फिर मोहन भागवत गोरखपुर जाते हैं, योगी आदित्यनाथ भागे भागे गोरखपुर जाते हैं, मुलाकात नहीं होती।
इस बार भी मोहन भागवत गोरखपुर जाते हैं, योगी आदित्यनाथ फिर भागे भागे गोरखपुर जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं, मुलाकात नहीं होती। लखनऊ आते हैं, कयास लगा था कि मुलाकात होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, फिर ये पुख्ता हो गई कि भाई आज मुलाकात हो रही। यानी जब आरएसएस प्रमुख को लगा कि मुलाकात करने का सही समय आ गया है तो उन्होंने मुलाकात करने जा रहे हैं। अब हम और तमाम लोग कहेंगे कि इससे निकलेगा क्या? कुछ कह रहे हैं कि आप कई जगह देख रहे होंगे, भैया यूपी का सूचना विभाग भी कई बार कर देता है ना खेल, कि भैया यूपी के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। अरे आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक, जो विश्व का अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, उनके भक्त उनको कह रहे हैं राज्य के लिए भागवत साहब को उतरना पड़ा। अरे राज्य के लिए तो बहुत सारे सेनापति है उनके पास से। आज तक मोहन भागवत ने किसी राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर किसी राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की। उसके लिए निचले स्तर के नेता मौजूद हैं, वो जाते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। दिल्ली में भी ऐसी बैठकें होती रहती है, लखनऊ में भी आरएसएस के नेता गए, 5 स्टार होटल में रुके, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और फिर योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी जाकर बैठे। ये मुलाकात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से कहीं बड़े एजेंडे को लेकर हो रही। ये मुलाकात उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तय करने की बजाय उसके बड़े एजेंडे को लेकर हो रही। और दर्शकों को समझना पड़ेगा कि संघ जो है ना 2002 और 2004 से डरा हुआ है शिव जी। वो नहीं चाहता कि 2026 और 2029 में उस इतिहास को दोहराया जाए। उस पर भी हम अपने स्टोरी के अगले चरण में आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि आज की मुलाकात ने दिल्ली दरबार की नींदें उड़ा दी है, गुजराती लॉबी की नींदें उड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ डील में फंसे हुए हैं, एपस्टीन फाइल्स में उलझे हुए हैं, उनके मंत्री उलूल जुलूल बयान देकर उनको और ज्यादा फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। रही सही कसर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस फर्जीवाड़े ने पूरी कर दी है। आज की तारीख में मोदी हर तरफ से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, हर तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका मजाक बनाया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत का कुछ सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि भैया क्या अंग्रेजी, अरे नहीं आती अंग्रेजी तो हिंदी बोलो। रूस का राष्ट्रपति तो जिससे भी मिलता है वो रूसी भाषा में बात करता है। कोई जरूरी है कि अंग्रेजी भाषा में बात करो? आजकल तो सब मशीनें लगी, वो लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। हिंदी बोलो गर्व से, जब नहीं आती तो क्यों बोलते हो? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मजाक बन रहा है। देश के स्तर पे राहुल गांधी ने गर्दन फंसा रखी है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, 56 इंच इनोवेशन, तकनीक, युवा, विकसित भारत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पोल खोल कर रख दिए। उनको पेविलियन से निकाल दिया गया, बत्ती काट दी गई, मतलब लाइट काट दी गई। इससे कोई सजा थोड़ी मिली है उसको, तो जो कबाड़ा करना था देश की इज्जत का उसने कर दिया कबाड़ा। लेकिन आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। याद है आपको जम्मू कश्मीर में वो जो मेडिकल कॉलेज था जिसमें 40 से ज्यादा मुस्लिम छात्रों का एडमिशन हो गया था, उसकी मान्यता रद्द कर दी थी एनएमसी। है हिम्मत, है हिम्मत गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने की। अब नाखून कटाकर शहीद बनने से भारत के युवाओं को नहीं लुभाया जा सकता। भागवत साहब समझ गए कि अगर हमने 2002 में संघ, मतलब उस समय वो नहीं थे संघ प्रमुख, लेकिन संघ में बड़ी भूमिका में थे, कि अगर 2002 में अटल को हटा चुके नए प्रधानमंत्री बना दिया होता तो 2004 में हारते नहीं और 10 साल की विदाई नहीं झेलनी पड़ती। अब भागवत को वही डर सता रहा है कि अगर 26 में हमने नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया तो 27 में यूपी हारेंगे, 29 में दिल्ली हारेंगे, यानी सरकार की विदाई हो जाएगी। पिछली बार सत्ता में वापस आने में 10 साल लग गए थे। इस बार तो ऐसे कर्म करके ये वाजपेयी जा रहे हैं कि पता नहीं 20, 25, 30 साल तक ये वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। या बीजेपी का जो टॉप का लीडरशिप है, राहुल गांधी जिस तरह से खफा है, बीजेपी का टॉप का जो लीडरशिप है उसमें से कितने जेल जाने से बचेंगे, ये भी अपने आप में एक संशय है। क्योंकि अगर सत्ता बदली तो 3-4 चीजें बिल्कुल स्पष्ट मान लीजिए कि मोदी अगर देश में रहे तो जेल जाएंगे, अमित शाह अगर देश में रहे तो जेल जाएंगे, कई केंद्रीय मंत्रियों को जेल जाना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत की सिक्योरिटी विड्रॉ हो जाएगी और फिर उनसे हिसाब किताब पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है। अब तो भारत के प्रधानमंत्री संग्रहालय के भाषणों में रिकॉर्ड में दर्ज है कि आप एक प्रकार के एनजीओ हैं, तो भैया आप सर्टिफिकेट कहाँ ले रखा है आपने? जो चंदा वंदा लेते हैं कहाँ से लेते हैं? और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि गुरु दक्षिणा दी है तो फिर कहा जाएगा मेरी घड़ी तो सस्ती है। उनसे पूछा जाएगा जो घड़ी है इतने लाखों की, ये कहाँ से आई, किसने दी आपको? कहीं आपने मेंशन किया है? चलिए आप तो नहीं मेंशन करते, सांस्कृतिक संगठन है, जिसने आपको घड़ी दी क्या उसने अपने रिटर्न में मेंशन किया है कि आरएसएस चीफ को, माफ कीजिएगा चीफ नहीं, आरएसएस के नेताओं को इतने लाख की घड़ी दी है, इतने लाखों का चश्मा दिया है? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। और इसलिए भागवत साहब अब योगी से मुलाकात कर रहे हैं। अब योगी शरणम गच्छामि
कहेंगे या भागवत योगी गच्छामी कहेंगे, फिलहाल आज की तारीख में कह पाना मुश्किल है, लेकिन दोनों मिलकर अब मोदी साहब का झोला उठवाना चाहते हैं। बड़ी आपने गंभीर एक लाइन कह दी कि योगी शरणम गच्छामी। भागवत आरएसएस अगर योगी की शरण में जा रहा है तो बड़ी बात होगी, क्योंकि योगी का तो पृष्ठभूमि न भाजपा की है न योगी आरएसएस की है। योगी तो अपनी खुद के हिंदू वाहिनी के नेता थे, उनके गुरुजी उसी हिंदू वाहिनी के सांसद रहे। लेकिन संतोष जी, इन सब चीजों पर जो मौजूदा स्थितियां हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, मोदी के खिलाफ हैं, एपिस्टीन फाइल है, यूजीसी बिल है, लोकसभा में कार्यवाही के दौरान नरबड़े की किताब है, और उसके बाद ये गलगोटिया, इसने तो सरकार का घलघोटिया कर दिया है। अगर सही बात पूछा जाए तो गलगोटिया ने सरकार का घलघोटिया कर दिया है कि भैया इतना रुपया ले लिया आपने, और इतना रुपया लेके आपने $2,500 का एक रोबोट खरीद के रख दिया, और वो सब हो गया, पूरे विश्व में फजीयत हो गई। आखिर ऐसे क्या ग्रह दशा हुए हैं कि अभी जो भी भाजपा कर रही है वो उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है? क्या जो अभी आपने कहा, क्या जम्मू कश्मीर की तरह गलगोटिया की यूनिवर्सिटी निरस्त होगी? ये लोग सवाल पूछेंगे, धीरे धीरे सवाल उठेगा, और नहीं होगी तो फिर क्या वहां मुस्लिम बच्चे इसलिए किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता समाप्त हुई, यहाँ हिंदू बच्चे हैं तो इसलिए मान्यता समाप्त नहीं होगी, चाहे कुछ भी करो? या फिर आरएसएस और बीजेपी का खुला बर्दाश्त प्राप्त है गलगोटिया को? शिव जी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हिंदू बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना कुछ दूसरे मामलों को लेकर है। सर क्यों नहीं है? एक दिन वो कांग्रेस के दफ्तर पर राहुल गांधी का विरोध करने पहुंच गए थे, उन्हें नहीं पता था कि इसमें क्या है, उन्हें नहीं पता था पोस्टर पे क्या लिखा, उन्हें नहीं पता था हम क्यों लाए गए हैं। मैं बता रहा हूं आगे आपको। आखिर कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। जवाबदेही तो तय होगी, जवाबदेही नहीं तय होगी तो काम कैसे चलेगा? किसी भी काम को बिगाड़ना आसान है, उस पर नाराजगी व्यक्त करना आसान है, उस पर अपनी बातें रखना आसान है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये कभी विचार किया है? देखिए शिव जी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे दर्शकों को बहुत सारी बातें नहीं पता होंगी, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि इनको फिलहाल सुनने में आ रहा है कि लखनऊ में आरएसएस चीफ की मुलाकात चल रही है, और इस मुलाकात के बाद किसकी कुर्सी बचेगी, किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी विदाई की बेला लिखी जाएगी, बहुत कुछ तय होगा। जी संतोष जी। माफ कीजिएगा शिव जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पेटेंट के नाम पे, रिसर्च के नाम पे, इनोवेशन के नाम पे इतना बड़ा मोटा फंड ये लोग भारत सरकार से लेते हैं, और उसके बाद चोरी की रिसर्च और चोरी का इनोवेशन, और इनके तार कहीं ना कहीं ऊपर तक जुड़े हुए हैं। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसलिए उनका वो रद्द नहीं करेंगे कि हिंदू और मुसलमान का मामला है, इसलिए रद्द नहीं करेंगे कि बहुत सारे लोगों के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, मुझे ये कहना पड़ रहा है, सीधे सीधे मैं कहूँ, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पे जो लूट मची हुई है, उस लूट के कारण गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। और आपने जो कहा कि गलघोट कर दिया, भारत का गलघोटिया हो गया, बीजेपी का हो गया, वो बीजेपी का नहीं हुआ शिव जी, वो इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। वो एक प्रतीक है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम का किस तरह से कबाड़ा कर दिया है। जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित संस्थान के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं, ढंग की कायदे की कोई यूनिवर्सिटी बना नहीं पाए, सरकारी विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाकर, करप्शन बढ़ाकर इन्होंने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है, और प्राइवेट कॉलेजों को लूट का अड्डा बना के रख दिया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब इस तरफ आ जाते हैं वापस अपने एजेंडे पे। 1989, 1989 में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा से सांसद बने, और वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता। बाद में जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तमाम साधु संत सन्यासियों को जोड़ा गया, तो उसमें भी महंत अवैधनाथ जो है वो उसमें जुड़ गए, और योगी आदित्यनाथ बड़े गर्व से कहते हैं
जब केशव प्रसाद मौर्य ये कि मैं अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, तो योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके कि मैं तीसरी पीढ़ी हूं जो इस आंदोलन से जुड़ा रहा। तो अयोध्या की विरासत पर सबका कब्जा है और अब संघ एक दुविधा में फंसा हुआ है। आपने कहा कि भैया वो कैसे जा सकता है, वो तो हिंदू महासभा के बैकग्राउंड के है। जा सकते हैं शिव जी, उनके सामने समस्या क्या होगी? उनके अपने लाडले देवेंद्र फडणवीस, पता नहीं क्यों उनका कद राजनीति में बढ़ने की बजाय धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, या छोटा किया जाता रहा है। उनके नाम पे पता नहीं तमाम मुख्यमंत्री सहमत होंगे या नहीं। और मेरी खबर ये बता रही है कि आने वाले कुछ दिनों में शायद देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है, ये आप मान के चलिए, उनको भी लगता है। अब उनके पास जो दूसरा ऑप्शन है, जो गुजराती लॉबी की माने, तो वो तो हिमंता बिस्वा शर्मा को आगे करना चाहते हैं हमेशा, जो कि कांग्रेस से आए हैं। उनका हिंदू आइडियोलॉजी से ही कोई लेना देना नहीं है। आजकल वो हिंदू हिंदू की बात भले ही कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि पहले हम योगी आदित्यनाथ को साथ लेके साहेब को झोला उठाने पे तो मजबूर कर दे, उसके बाद की बात बाद में देखी जाएगी। तो वो फिर पहले उनको साथ लेकर साहेब को झोला उठाने पर मजबूर करना चाहते हैं, उसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने का आश्वासन लिए बिना भागवत के साथ खड़े होना चाहेंगे शिव जी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आडवाणी का जो हश्र हुआ, पहले उनकी जीत का आंकड़ा बहुत था, धीरे धीरे वो आंकड़ा घटता चला गया, धीरे धीरे उनकी विदाई की बेला आई। और क्या इसी को हम देखें, 2014 का आंकड़ा बढ़ा था, 2019 का आंकड़ा बढ़ा था, 2024 का आंकड़ा एकाएक गिर जाता है। मेरी अभी अभी अजय राय से कुछ ही देर पहले मुलाकात हुई है, वो कह रहे थे वो सांसद है ही नहीं, वो सांसद तो बेकार के, जनता ने उन्हें नकार दिया है। क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में पावर है, तो वो सांसद है। उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो सांसद ही नहीं है बनारस के। ईमानदारी से चुनाव अब करा दो, बैलेट पेपर पर करा दो, आज करा दो। अगर वो सांसद ही जीत जाए तो मुझे नागरिकता मेरी खत्म कर दिया, मुझे कुछ भी जुर्माना कर दिया। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो क्या जो विदाई की तारीख है वो निश्चित होने जा रही है कि 2027 बहुत अच्छा नहीं होगा, 26 में जो कुछ है वो निपट जाएगा? देखिए शिव जी, एक चीज मुझे पता नहीं, बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि 27 के चुनाव की तैयारी, योगी आदित्यनाथ मुझे लग ही नहीं रहा कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में ठाने बैठे हैं कि मुझे दिल्ली जाना है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प चीज आपको बताऊं कि कई बार चीजें क्या होती है, गुजराती लॉबी के पास संसाधन है, गुजराती लॉबी के पास पैसा है, गुजराती लॉबी के पास सिस्टम है, लेकिन ये सब कुछ लालकेश आडवाणी के पास नहीं था जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। और ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के साथ भी नहीं रहेगा जब वो बड़ी लड़ाई लड़ने जाएंगे। ये मैं आपको संसाधन है, योगी आदित्यनाथ पास संसाधन है भाई, उनके पास नहीं कई मठ हैं, उनके पास नहीं कई नहीं, वो दूसरा है, वो दूसरा है। जो दूसरे तरह के संसाधन और सिस्टम की जरूरत पड़ती थी, जिसमें जिसमें इंटरनेशनल लॉबी आती है, जिसमें इकोनॉमिक संस्थाएं आती है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, ये चीज आडवाणी के साथ नहीं रही, वो कभी नहीं बन पाए। ये चीज अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े रहने वालों के साथ रही, वो बन गए। मोदी ने तो खैर उसी का फायदा उठा लीजिए। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, ये एक बड़ी महीन सी दिक्कत है जिसको समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आडवाणी थे, नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ के पास कोई टीम नहीं। आडवाणी तो के साथ तो भी कोई नहीं था, आडवाणी के हाँ, साथ भी कोई नहीं था। तो इसलिए वो बन नहीं पाए, इसलिए वो बन नहीं पाए। आपको इस देश में जोड़ीदार वाली पॉलिटिक्स को आगे लेकर रखना होगा। आप अगर नहीं रखेंगे तो फिर आप उसी तरह से होगा, इंदिरा गांधी की तरह आप शासन तो कर लेंगे, लेकिन एक समय आएगा जब अकेले हो जाएंगे। राजीव गांधी जोड़ी नहीं बना पाए तो देख लीजिए कि 416 सांसद लाके वो प्रधानमंत्री बने और 3 ही साल में उनकी सरकार का इकबाल खत्म होता हुआ चला गया। वीपी सिंह ने जिस तरह से आंदोलन चला दिया। योगी आदित्यनाथ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनकी अपनी टीम है, कमजोर लोगों की टीम है, रीढ़ विहीन लोगों की टीम है, विजनलेस लोगों की टीम है, जिनके पास कोई विजन ही नहीं। उनके करीबी नेता स्वतंत्र देव सिंह, वो टंकी टपकती है तो कहते हैं ओवरफ्लो की वजह से टपक रही है, जो साफ साफ दिख रहा है, तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, अमित शाह का कोई एक बयान याद दिला दीजिए मुझे जिसमें वो सीधे सीधे झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो सामने आंख के सामने दिख रहा हो और वो सीधे सीधे झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हो। नहीं होगा। नेता को अपनी एक विश्वसनीयता बनानी होती है। राजनीति में झूठ सच तो चलता रहता है, लेकिन आपको अपना एक कद बनाना होता है। ऐसे हालात मोहन भागवत आज की तारीख में
योगी आदित्यनाथ को प्रॉमिस तो नहीं करना चाहेंगे। हाँ, जो भविष्य की जोड़ी बनाना वो चाहेंगे, उस जोड़ी पे वो योगी आदित्यनाथ को रखना चाहेंगे। अब उसमें नंबर 1 की भूमिका में रहे योगी या नंबर 2 की भूमिका में रहे, और वो जोड़ी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सांसद, नंबर 2 महाराष्ट्र। क्या इन दोनों राज्यों की जोड़ी बनेगी? हमें इन चीज पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस का इकबाल कम करने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ का ऑरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उनकी अपनी टीम, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि उनके साथ कोई फंड मैनेजर नहीं है और कोई विश्वासी नंबर 2 का नेता नहीं है। फंड कौन ला सकता है? महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नेता ही ला सकता है। तो क्या वो नंबर 2 बनने को तैयार होंगे या नंबर 1 बनेंगे और संघ अपने चहेते को नंबर 2 बनाना चाहेगा? इन तमाम चीजों पर आज की बैठक में बातचीत होगी और बड़ी छोटी-छोटी इश्यूज पे बातचीत होगी। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ प्रधानमंत्री तय हो जाएगा, क्योंकि संघ की दिक्कतें कुछ और हैं। संघ के नेताओं पर जिस तरह से निगरानी रखी जा रही है, संघ के नेताओं को सिक्योरिटी के नाम पर जिस तरह से निगरानी रखी जा रही है, संघ के खिलाफ जिस तरह से पिछले साल एक अभियान चलाया गया जिसका जिक्र आपने किया कि भैया मोदी से पहले तो आप हो रहे, 75 साल के तो रिटायर क्यों नहीं हो रहे? ये तमाम चीजें संघ के दिमाग में बैठी हुई है। कब-कब, कैसे-कैसे उनको अपमानित किया गया, ये सारी चीजें डिस्कस होगी, चर्चा लंबी होगी और इस लंबी चर्चा से कोई एक रास्ता निकलेगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि दिल्ली लॉबी शांत बैठी हुई है। हड़कंप तो मचा हुआ है, सदमे में तो है, लेकिन बहुत कुछ उनके पास है छिप के, बहुत कुछ उनके पास है। चलिए देखते हैं विदाई की बेला किसकी आएगी और किसका नाम है विदाई की सूची में। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। जैसे ही और कोई जानकारी मिलेगी दर्शकों के साथ सबसे पहले हम अपनी खबर शेयर करेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।